हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए। वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हैं आप लोग? एक बार फटाफट से क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट सेशन को शेयर कीजिए। ए टू जेड जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट सेशन को शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आज का सेशन शुरू कर दिया जाए। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग कितना क्वेश्चन है? 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, जो संभावित है कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्लियर कीजिए, आवाज सही है, वीडियो की क्वालिटी सही है, सब चीज ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा क्लास करना है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना है। बातचीत एकदम बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास करना है। और प्यारे बच्चों, नोटबुक पे आपको सिंपल सा लिखते जाना है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों की यही पहचान होती है। तो आप लोग बातचीत पे कृपया ध्यान ना दें और पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है? तो चलिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना आप सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। 91 35 74 20 24 आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको लाइव क्लास का जो लिंक है डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है। और ध्यान रहे कि जितने भी सारे बच्चे अभी तक पीडीएफ नोट्स रेडी नहीं किए हैं, किसी कारणवश उनका पीडीएफ नोट्स नहीं बन पाया है, तो प्यारे बच्चों आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप 399 में क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं, है ना। जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, है ना। सब चीज मिलेगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब चीज मिलेगा। तो लेने के लिए नंबर नोट कीजिए, 62 99 24 89 35। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके ले सकते हैं। नहीं तो प्यारे बच्चों सिंपल सा जाइए आस्क बोर्ड का, है ना, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहीं से जाके परचेस कर लीजिए, कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी रेडी हैं? चलिए, रेडी हैं जी? चलिए, रेडी हैं तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है, और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि गॉस का नियम का प्रयोग करके आप कूलम्ब का नियम निकाले। बाबू, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि गॉस के नियम का उपयोग कर कूलम्ब का नियम निकाले। देखिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इसको पहले मिटा दे, 1 मिनट रुक जाइए, है ना। गॉस के नियम का प्रयोग कर कूलम्ब का नियम निकाले, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, तो गॉस के नियम का प्रयोग करके आपको क्या करना है चेला, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कूलम्ब का नियम ज्ञात करना है। सिंपल सा पहले ये बात जानिए कि आपको पता है कि ये गॉस का नियम क्या होता है। चलिए, नहीं पता है तो हम बताते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1 बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों, यहाँ पे गॉस का नियम कहते हैं। यानी फाई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि गॉस का नियम हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कूलम्ब के नियम के बारे में बता देते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कोई भी बल हो, आकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो, एक दूसरे के समानुपाती होता है तथा उसकी बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई, यहाँ पे याद रखना कि एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होता है, R स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया प्यारा बच्चों, ये कूलम्ब का नियम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा कूलम्ब का नियम हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस गॉस के नियम से सिद्ध करना है इसको। इस नियम से हमको, यानी गॉस के नियम का उपयोग करके हमको कूलम्ब का नियम यानी ये ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर हो गया चला। तो चले, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक एगो बिंदु लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, एगो कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु O है ना। इस पे क्या है, कोई प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। यहाँ से R दूरी पर प्यारे बच्चों क्या है, एगो बिंदु यहाँ पे क्या है, P है ना, जिसपे क्या है, कोई टेस्ट चार्ज यानी प्रशिक्षण आवेश उपस्थित है, कोई प्रशिक्षण आवेश उपस्थित है ना। तो प्यारे बच्चों गॉस का नियम क्या कहता है, इसमें गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए, क्योंकि गॉस का नियम जो लागू होता है प्यारे बच्चों किसी बंद से होता है ना, गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए, है ना। किसी बंद पृष्ठ के अंदर निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1 मतलब
1/ε0 गुना होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा चला, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक हमको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ हमको खींचना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये क्या किया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखे, इतना जब आपको समझ में आ गया, इतना जब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, बिंदु P है और इस पे क्या है, Q0 आवेश स्थित है। ठीक है, तो जब इतना आपको समझ में आ गया तो सिंपल सा लिखिएगा, पहले कुछ लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत जो हम आपको बता देते हैं। पहले लिखिएगा कि माना कोई बिंदु O हो, यहां पे लिखिएगा जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे लिखिएगा। यहां पे लिखिएगा कि माना कोई बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, O है ना, माना कोई बिंदु O है जिस पर, लिखिएगा कि जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है ना, प्लस क्यू, ये मान लीजिए कि बिंदु ओ है, इस पे क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो हम लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश क्या है, स्थित है ना, स्थित है। चलिए लिख दिए। अब देखिए आर दूरी पर एक और बिंदु है जिसका नाम क्या है पी। तो यहां पे लिखिएगा कि आर दूरी पर, ऐसे जैसे लिख रहे हैं वैसे, आर दूरी पर लिखिएगा कि एक बिंदु क्या है, एक बिंदु क्या है, पी है। आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे क्या है प्यारे बच्चों, Q0 आवेश है, जिस पर लिखिएगा ऐसे, जिस पर Q0 आवेश स्थित है, Q0 आवेश स्थित है, Q0 आवेश क्या है प्यारे बच्चों, स्थित है, Q0 आवेश स्थित है ना। तो प्यारे बच्चों Q0 आवेश स्थित है। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना लिखना है, सिंपल सा लिखना है प्यारे बच्चों कि माना एगो बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है, उससे R दूरी पर एगो बिंदु P है जिसपे क्या है, Q0 आवेश स्थित है। तो प्यारे बच्चों पहले हमको बल निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा। जब फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा तीव्रता निकलेगा, और जब तीव्रता निकल जाएगा तो उससे हम लोग बल निकाल लेंगे, क्योंकि तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम F का मान निकालेंगे तो क्या होगा, QE होगा। तभी तो पहले फ्लक्स निकलेगा, उसके बाद से तीव्रता, उसके बाद से हम लोग बल निकालेंगे, तो हमारा कूलम्ब का बल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अभी समझिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण यहां पे याद रखना है कि गॉसियन पृष्ठ पे कुल विद्युतीय फ्लक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, ऐसे लिखिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, ऐसे लिखिएगा। हम बाबू स्किप कर दे इसको, चलिए यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, है ना, क्या बाबू, कुल विद्युत फ्लक्स, याद रखना है क्या, कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, क्या लिखेंगे, फ्लक्स, है ना, फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, हम मान के नहीं निकालेंगे कि इतना दूर में इतना, उतना दूर में इतना, नहीं, हम डायरेक्ट आपको आसान करने के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ पे, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स को पहले ज्ञात करेंगे। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी कि फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, EA cos थीटा होता है। आपको पता है ना, EA cos थीटा होता है। ठीक है, इतना आपको पता है, इतना आपको पता है ना कि EA cos थीटा होता है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पेज नहीं लिए हैं क्या जी, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एगो पेज को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया, उससे कोई बात नहीं, बस समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे क्या कर दिए, हम इसका ग्रीन ही रहने देते हैं। चलिए सिंपल सा आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, आप ध्यान में रखिएगा कि संपूर्ण गॉसीय जो पृष्ठ होगा प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ना, EA cos थीटा होता है, EA यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, और ये cos थीटा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ देखिए जो क्षेत्र है ना, उसका एरिया है, यहाँ पे याद रखने की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्यारे बच्चों उसका क्षेत्र के बीच का प्यारे बच्चों बना कोण होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये क्या है प्यारे बच्चों, कि हम यहाँ पे इसका वैद्युत क्षेत्र इधर लेते हैं, है ना,
जब इधर लिखें तो प्यारे बच्चों तीव्रता भी क्या होगा, तीव्रता जो होगा प्यारे बच्चों इसी के समानांतर जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्षेत्र तो प्यारे बच्चों इसका एरिया यहाँ पे जाएगा, एरिया इसका ऐसे बढ़ेगा तो इसमें से निकलने वाला क्षेत्र भी क्या होगा, इसी टाइप से बढ़ेगा, इधर से ही बढ़ेगा यानी समानांतर होगा। यानी इसके बीच का कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह पे 0 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ई ए, और यहाँ पे कॉस थीटा का मान हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा कुल विद्युतीय फ्लक्स कैसे निकलेगा, ई है तो ई, ए है तो ए, है ना। कॉस थीटा का मान कितना होता है, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 लिखिए या मत लिखिए, है ना। चलिए हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई ए, है ना, ई ए हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे ए इक्वल टू, अब लिखिएगा यहाँ पे कि जहां पर ए, अब ए क्या है प्यारे बच्चों, जहां पे ए बराबर क्या होगा, अब ये ए क्या होता है, तो ए प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए क्या है, ये ए हमारा क्षेत्रफल 4 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, ठीक है, हमने लिख दिया, है ना। ये हमने प्यारे बच्चों क्या किया, ए का मतलब क्षेत्रफल, तो ये हमारा आ गया। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये सब समझने वाली चीज है, चेला समझने वाला चीज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये तो हो गया। तो अगर हम प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा फाई ही हो गया, यानी गॉस के नियम से हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गॉस के नियम से लिखेंगे, गॉस के नियम से, चाहे आप ऐसे भी गॉस लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी गॉस लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। गॉस के नियम से लिखेंगे, गॉस के नियम से, है ना, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, गॉस के नियम से इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है हमारा फाई का मान है, यानी फाई ई बराबर है ई 4 एस, यानी क्या है ई 4 पाई आर स्क्वायर के। तो फाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो फाई की जगह पे हम लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों ई 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर हम ई का मान निकालें यहाँ से, तो ई का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इंटू क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा आर नीचे आ जाएगा, क्यू इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तीव्रता निकल गया, है ना, तीव्रता निकल गया। बाबू हमारा पहले फ्लक्स निकला, जब हमने फ्लक्स निकाल लिया तो इसके साथ साथ हमने इसका तीव्रता भी निकाल लिया, है ना, देख रहे हैं ना, तीव्रता भी हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि अब जो अगला स्टेप है हम क्या करेंगे, कि अब करेंगे कि क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्यू नॉट आवेश पे लगने वाला बल। अभी नहीं भी समझ में आएगा तो हम है ना समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों समझिएगा कि अब हम क्या करेंगे कि क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, यहाँ पे जो क्यू नॉट आवेश है ना इस पे लगने वाला बल क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, है ना, क्यू नॉट आवेश पर, इसकी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बल निकालेंगे, क्यू नॉट आवेश पर बल। तो प्यारे बच्चों पहले आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, F बटा में क्यू नॉट होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको बल निकालना है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ई क्यू होता है। तो यहाँ पे याद रखने की अगर हम F का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा, ठीक है, इतना तो होता है ना, क्यू ई होता है ना। जब बल निकालेंगे एफ का मान निकालेंगे तो ये गुणा कर लेगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम एफ का मान निकालें तो ये क्यू नोट है, तो क्यू नोट है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये ई का मान कितना आया है, ई का मान इतना आया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ई का मान रखेंगे। ई का मान क्या है, 1/4 पाई एफ साइनल नॉट इंटू क्या है, क्यू बटे में आर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्यू नोट क्या करेगा, उधर गुणा करने लगेगा, यानी एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू नोट हटा दीजिए, इसको उधर डायरेक्ट भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पे याद रखने की साइनल नॉट इंटू क्या होता है, क्यू बटे में आर स्क्वायर। और ये हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, हमने ये काम कर दिया कि हमने गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को सत्यापित कर दिया। तो यही है गॉस के नियम से कूलम्ब का नियम का सत्यापन, जो 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लियर हो गया, एक बार बताइए।
क्लियर हो गया ना। चलिए एक बार शॉर्ट तरीका से फिर समझते हैं कि गॉस के नियम से उपयोग करके आपको कूलम्ब का नियम कैसे निकालना है। सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, गॉस का नियम आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा पहला लॉजिक, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। और कूलम्ब का नियम क्या होता है, दो बिंदु स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कोई भी बल हो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उसके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम अपना जान गए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या लेंगे, एक बिंदु लेंगे ओ, है ना, उस पे प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। उससे आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे पी, जिस पे क्या है, कोई प्रशिक्षण आवेश स्थित है, यानी क्यू नॉट आवेश स्थित है। ठीक है, तब क्या करेंगे प्यारा बच्चों कि हम संपूर्ण का क्या करेंगे, हम संपूर्ण का प्यारा बच्चों संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ का पहले कुल फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद से उसका तीव्रता निकालेंगे। जब फ्लक्स निकल जाएगा तीव्रता निकल जाएगा, और जैसे ही तीव्रता निकला तो हम लोग बल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही काम करेंगे, संपूर्ण का फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारा बच्चों, यहाँ पे याद रखने की फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि इसका एरिया ए है ना, मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे इसकी एरिया इधर बढ़ेगा, तो इससे प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश से तो इसकी तीव्रता क्या होगी, इसके समानांतर जाएगी। और जब समानांतर जाता है तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री। तो यानी अगर हम आपसे बोलना चाहे कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल और तीव्रता के बीच जो बना कोण होता है उसी को दिखलाता है। तो इसके क्षेत्रफल और तीव्रता के बीच कितना, इसके क्षेत्रफल और तीव्रता के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। किस cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो प्यारे बच्चों वही करेंगे, रखेंगे यहाँ पे रख दिए हम। ठीक है, यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि एक में एक से गुणा कीजिएगा कोई बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जहां पर अब निकला ना बाबू, संपूर्ण जो निकला, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो संपूर्ण निकला ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो संपूर्ण निकला है, ये जो संपूर्ण निकला है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या निकला है, ध्यान में रखना है, ये हमारा कुल फ्लक्स निकल गया, फ्लक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस का नियम लगाएंगे प्यारे बच्चों। गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें आवेश की उपस्थिति का क्या, 1/ε0, यानी फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0 होता है। अब क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इस फाई ई का मान कितना है, तो फाई ई बराबर है ई इंटू क्या है, 4πr² के। तो हम फाई ई की जगह पे क्या लिखेंगे, ई इंटू 4πr² निकलेंगे, बराबर में क्या, Q/ε0। तो प्यारे बच्चों अगर हम ई का मान निकाले तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ई का मान निकालेंगे तो 1/4π, यहाँ पे 1 हो गया, और 4π यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, Q है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे r² है तो ये भी नीचे चला जाएगा Q के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4π इंटू क्या हो जाएगा, Q/r, यानी यहां से हमारा तीव्रता भी निकल गया। तो जब तीव्रता निकल गया तो क्यू नॉट आवेश पे हम बल क्या निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों जो बल निकलेगा ना, तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E = क्या होता है, F/Q0 होता है। ठीक है, तो हम यहां से F का मान निकाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो F = क्या हो जाएगा, Q0E हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि Q0 है तो है, E का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला, इतना निकाला। अब ई का मान क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, Q0 यहाँ पे है, Q है यहाँ पे, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर से समझिए, यहाँ पे क्या होगा, F है तो यहाँ पे F हो गया, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे याद देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 है तो ε0, पहले यहाँ पे Q है और Q0 यहाँ पे ये गुणा कर रहा है तो यहाँ पे गुणा करा दीजिए, और बटा में क्या हो गया, r²। तो यही तो होता है चेला, इसी को तो प्रूफ करना है हमको, और हम लोग सफल भी रहे प्रूफ करने में। तो ये 5 नंबर आपका पक्का हो गया कि नहीं, एक बार बताइए, हो गया ना 5 नंबर बच्चों मेरे कंफर्म हो गया कि नहीं, बता दीजिए फटाफट से। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पे। ठीक है, जब तक थोड़ा सा पानी पीते हैं, आप अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एम्पियर का परिपथ नियम, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूफ भी करना है इसको। ठीक है, 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है चेला, ध्यान में रखिएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। सिंपल सा समझिएगा कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है, प्रवाहित धारा के क्या होता है, म्यू0 गुना के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने आपको प्यारे बच्चों डेफिनेशन बता दिया। अब चलिए इसको समझाते हैं कैसे होगा, इसको समझाते हैं कि कैसे होगा। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, कोई चालक तार है, ये क्या है प्यारे बच्चों, कोई चालक तार है ना।
जब भी हम किसी चालक तार में क्या करते हैं, आपको क्या बताया कि इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब भी किसी चालक तार में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर जी इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर किसी चालक में हम क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये क्या है, कोई बिंदु है और बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, डीएल है। उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की ये जो तीव्रता होगी ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर भी होती है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यानी हम क्या लिखेंगे कि प्यारे बच्चों हमारा ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जब भी किसी हम चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके किसी बिंदु पे, बिंदु क्या है, डीएल, उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, यानी क्या, पृष्ठीय समाकलन, समाकलन है लेकिन ये पृष्ठीय समाकलन क्या प्यारे बच्चों, किसी मतलब जब भी किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, अब बिंदु क्या है, डीएल, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना कि म्यू नॉट आई के बराबर होता है, जो कि ये हमारा क्या है बाबू, एम्पियर का परिपथ नियम है और इसी को हमको प्रूफ भी करना है। क्लियर हो गया ना, ये क्या है, आखिर बोला क्या जा रहा है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। तो देखिए डेफिनेशन कब से हम चिल्ला रहे हैं, तो देखिए किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके किसी बिंदु पर, बिंदु क्या है, डीएल, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र डीएल, उसका क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट आई के। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों इसको हम प्रूफ भी करते हैं। बच्चों हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पीछे यही ना पढ़ा प्यारा बच्चों कि उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु क्या था, डीएल, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र का किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी है ना, इसका पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है प्यारे बच्चों किसके, तो याद रखना है कि म्यू नॉट आई के बराबर होता है ना, यही ना हमने पढ़ा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। तो यहाँ पे लिखिएगा बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट के नियम से क्या होता है कि किसी चालक तार से आर दूरी पर, लिखिएगा यहाँ पे बायो सेवर्ट के नियम से क्या लिखेंगे कि किसी चालक तार से आर दूरी पर, कितना, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहां पे हम लोग लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से किसी चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, बी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि म्यू बटा में क्या होता है, 4 पाई होता है, म्यू बटा में 4 पाई इंटू क्या होता है, 2i बटा आर होता है। ये प्यारे बच्चों हमने थ्योरी में करा रखा है ना। ये क्या करते हैं, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी तीव्रता होती है कब, तो बायो सेवर्ट के नियम से किसी चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू बटा में 4 पाई इंटू 2i बटा में आर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों हम तो एक यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल, इसका तीव्रता निकाल रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे जगह पे तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, पूरे को ऐड करने के लिए समाकलन करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में डीएल के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा पूरा का पूरा तीव्रता निकल जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे कि डीएल के सापेक्ष, है ना, क्या करेंगे, डीएल के सापेक्ष, डीएल के सापेक्ष, है ना, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे समाकलन करेंगे क्या, बी का। ठीक है, बी किसके खिलाफ, डीएल के सापेक्ष, है ना, बराबर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, म्यू बटा में क्या होगा प्यारे बच्चों, 4 पाई होगा। ठीक है, म्यू बटा में क्या होता है, म्यू नॉट ले लीजिए, यहाँ पे म्यू नॉट ले लीजिए, म्यू नॉट बटा में क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, इंटू क्या होगा, 2i बटा में क्या होगा, आर होगा। और प्यारे बच्चों इसमें भी तो डीएल के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि हमारा जो बी डीएल है ना, ये सेम टू सेम रहेगा। समझिएगा यहाँ पे ये जो हमारा पृष्ठीय समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, पृष्ठीय समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि पृष्ठीय समाकलन यहाँ पे क्या बनेगा, बी डीएल ही बनेगा। ठीक है, बराबर के उधर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जितना भी कॉन्स्टेंट होता है ना बाहर निकल जाता है। तो ये कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, बटा में क्या है, 2i बटा में क्या है, आर है ना।
यहाँ पे ये क्या है 2i बटा में r है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ dl बच जाएगा। क्या बच जाएगा dl, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमारा बाहर निकल गया, कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा ही, ठीक है, कांस्टेंट है चला तो बाहर निकल जाएगा, तो कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ठीक है, कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे सुनिएगा, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन BDL है तो BDL लिख देंगे, BDL लिख देंगे, बराबर इधर क्या बचा, बराबर बचा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना कि म्यू नॉट बटा में क्या है प्यारे बच्चों 4 पाई है तो 4 पाई लिख देंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों 2i बटा में r है तो यहाँ पे लिख देंगे 2i बटा में r, है ना। और इधर क्या है प्यारे बच्चों dl है, dl का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसका तीव्रता अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो सारा अगर तीव्रता को जोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा, dl की परिधि निकालनी पड़ेगी, यानी पूरा का अगर हम जोड़ेंगे, पूरा का अगर समाकलन कर रहे हैं यानी पूरे का तीव्रता निकालेंगे तो हमको वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा, तो हम लोग वृत्त का परिधि निकालेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना कि वृत्त का परिधि क्या होता है, आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारा वृत्त का परिधि होता है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इसका जब समाकलन करेंगे तो वृत्त का परिधि बन जाएगा जो कि हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि क्या होगा, यहाँ पे अब आप लोग समझिए कि क्या होगा, यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं ना, अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या होगा, यहाँ से क्या होगा r से r कैंसिल, r से r कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा हमारा प्यारा बच्चों पृष्ठीय समाकलन BDL, है ना, BDL बचा, बराबर क्या बचा म्यू नॉट बचा, तो हम लोग लिख देंगे म्यू नॉट, और आई बचा तो आई, और यही ना हमको प्रूफ करना था, इसके अलावा भी और कुछ प्रूफ करना था नहीं ना करना था, तो यही तो है हमारा प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथ नियम, जो हम आपको समझा दिए इतना बढ़िया से, तो यही होता है हमारा एम्पियर का परिपथ नियम। सिंपल सा क्या करना है, एम्पियर का परिपथ नियम का एक बार फिर से रिकेप चलिए। एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है हम आपको समझा देते हैं कि जब प्यारे बच्चों किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु, बिंदु क्या है DL, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, उसके पृष्ठीय समाकलन का उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी प्यारे बच्चों उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना। अब हम इसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट के नियम से लिखेंगे कि किसी चालक तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो B = क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को B से सूचित करते हैं, B = क्या होता है प्यारे बच्चों, याद क्या करना है कि म्यू नॉट बटा में 4 पाई होता है इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों 2i बटा में r होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों सिर्फ इतना का तीव्रता थोड़ी निकालना है, हमको पूरा का निकालना है, तो क्या करेंगे पूरों को ऐड करने के लिए हम लोग समाकलन करते हैं, तो क्या करेंगे DL के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है क्या हुआ बाहर निकल गया, बचा DL। तो प्यारे बच्चों ये क्या है DL जो है हमारा एक बिंदु का है, ऐसे ही पूरे पे निकालना पड़ेगा, समाकलन का मतलब क्या होता है पूरे को जोड़ना, तो यहाँ पे वृत्त का परिधि नहीं हुआ तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, तो वही क्या कर देंगे जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा 2 पाई r होगा, r से r खत्म, 2 से इधर देख लीजिए 2 खत्म यानी 4 खत्म, पाई से पाई खत्म और 2 से ये 2 खत्म, बचा क्या प्यारे बच्चों BDL = क्या म्यू नॉट आई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया, एम्पियर का परिपथ नियम है जो 5 नंबर आपको दिला सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखे तथा इसके कमियों को उल्लेख करें, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको पूछा जाएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि रदरफोर्ड साहब जो थे 1911 में इन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया, है ना। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने एक परमाणु मॉडल मतलब दिया था अपना 1911 में, और उन्होंने क्या किया केवल परमाणु में नाभिक की खोज की, ठीक है। उन्होंने क्या किया सबसे पहले एक स्वर्ण पत्र लिया, यानी सोने का एक पतला से एकदम महीन पतला चादर लिया, ठीक है। और यहाँ पे याद रखने की रेडियो एक्टिव पोलेनियम से निकलने वाले जो गतिज ऊर्जा होते हैं यानी अल्फा किरण होते हैं उसको क्या किया इससे गुजारा। तो पहला प्रयोग किया इन्होंने पहले अल्फा किरण को, क्योंकि अल्फा किरण पे क्या होता है धन आवेश होता है, तो अल्फा किरण से क्या किया इन्होंने पहले प्रयोग में अल्फा किरण को गुजारा, तो बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण थे वो क्या हो गए प्यारे बच्चों स्वर्ण पत्र के आर पार चले गए, यानी बहुत सारे ऐसे अल्फा किरण है जो प्यारे बच्चों स्वर्ण पत्र के आर पार चले गए जब मतलब गुजारा उनसे, तो उनको पता लगा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। पहला निष्कर्ष उनका ये निकला, निष्कर्ष भी पूछा जाएगा तो लिखिएगा कि पहला निष्कर्ष उनका ये निकला कि जब बाबू यहाँ पे कि जब अल्फा किरण को प्यारे बच्चों स्वर्ण पत्र से गुजारा गया तो बहुत सारे अल्फा कण जो हुए क्या हुए बाबू आर पार चले गए, गुजर गए इससे। तो इनसे पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है प्यारे बच्चों खोखला गोला होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उन्होंने दूसरे प्रयोग में क्या किया बाबू, जो अल्फा किरण है ना इसके केंद्र की तरफ से गुजारा, जैसे प्यारे बच्चों ये जो अल्फा किरण है, ठीक है, ये जो अल्फा किरण है इसके केंद्र से गुजारा तो ये हल्का सा विक्षेपित हुआ, तो इनको मन में ख्याल आ रहा अरे ये विक्षेपित कैसे हो रहा है, जरूर परमाणु की केंद्र मतलब परमाणु
परमाणु के केंद्र में कुछ ना कुछ तो है, तभी तो ये विक्षेपित हो रहा है। फिर क्या किए, और पास से अल्फा किरण को गुजारे तो ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया इससे भी, तो फिर उनको अचंभव हुआ, अरे ये तो और विक्षेपित हो रहा है। फिर क्या किए, इसको और पास से अल्फा किरण को गुजारे तो ये और ज्यादा, यानी जितना केंद्र के नजदीक जाता था उतना ज्यादा ये विचलित होता था, विक्षेपित होता था। तो प्यारे बच्चों दूसरा निष्कर्ष में इनको ये पता चला है ना, दूसरा जब प्रयोग किए, दूसरा निष्कर्ष में ये पता चला इनको कि जो यहाँ पे याद रखना है कि जो परमाणु का नाभिक है ना, तो परमाणु के केंद्र में ही है, तभी वहां पे अल्फा किरण जा रहा है तो वो विक्षेपित हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। फिर प्यारे बच्चों तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे लाखों किरणों को छोड़ दिया। तो जब लाखों किरणों को छोड़ा तो उसमें से एक किरण क्या हुआ ना कि नाभिक से टकरा के उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इससे पूरा कंफर्म हो गया कि जो परमाणु का नाभिक होता है परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित होता है, और परमाणु का नाभिक में प्यारे बच्चों जो मतलब परमाणु के केंद्र में जो नाभिक है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म कण है। ठीक है, ये भी उससे पता चला। तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे लिखना है। कि लिखना है कि रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु मॉडल रचना का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें रदरफोर्ड साहब ने रेडियो एक्टिव पोलेनियम से निकलने वाले गतिज ऊर्जा के जितने भी अल्फा कण हैं उनको प्यारे बच्चों किरण पुंज को एक यहाँ देखिए बहुत पतले स्वर्ण पत्र से पे गिराया, यानी बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र पे गिराया, यानी उसे आर पार कराया, तथा फिर देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजरते हुए जो अल्फा कण है विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। विभिन्न दिशाओं में क्या विक्षेपित हो रहा है, जितना पास से जा रहा है उतना ज्यादा विक्षेपित हो रहा है ना। अल्फा किरण इस प्रकार के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहा गया, तो प्यारे बच्चों प्रकीर्णन कहा गया। ठीक है, इस प्रकार रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, यानी इस प्रयोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों चलिए रदरफोर्ड परमाणु के तथ्यों पूछेगा कि रदरफोर्ड परमाणु के तथ्यों को लिखे, है ना, 5 नंबर का है तो सारा पूछेगा और कमी भी पूछेगा। तो परमाणु मॉडल का तथ्य क्या है हम आपको समझाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का तथ्य क्या है हम आपको समझाते हैं। चले तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सुनिए कि इसका तथ्य क्या है। तो सुनिएगा कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को यहाँ देखिए विस्तार पूर्वक समझाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दिए, जिसमें पहला क्या है कि इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादा अल्फा कण क्या हो रहा है, स्वर्ण पत्र से विक्षेपित हुए बिना ही सीधे चले जा रहे हैं। हमने आपको अभी क्या बताया कि पहला प्रयोग में उन्होंने क्या पाया कि जितने भी अल्फा कण है वो क्या गए, आर पार चले गए, जिससे उनको क्या पता चला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है खोखले गोलियां होता है। पहला यहाँ पे इनको पता चल गया कि परमाणु का ज्यादातर भाग जो होता है अंदर से खोखला होता है, पहला निष्कर्ष में यह पता चला। फिर दूसरा यहाँ पे क्या किया कि कुछ अल्फा कण को अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए देखा, यानी क्या हुआ, अपने मार्ग से न्यून कोण जैसे जैसे पास आते गया वैसे वैसे क्या हो गया, ज्यादा विचलित होता गया, है ना। जब अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विचलित होता है, मतलब विक्षेपित हो जाता है, चूंकि हमें पता है कि अल्फा कण क्या है, धन आवेशित होता है, इसीलिए किसी धन आवेशित वस्तु द्वारा ही यह विक्षेपित हो सकता है। अब देखिए कि अल्फा किरण पे क्या होता है, धन आवेश, और यहाँ पे जो नाभिक होगा, परमाणु का नाभिक होगा, कहीं ना कहीं उसमें धन आवेश है तभी ये विक्षेपित कर रहा है। अगर ऋण आवेश होता तो ये अपने अंदर चिपका लेता। कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये धन आवेश है, तभी ये धन आवेश अल्फा किरण पे होता है, तभी ये विक्षेपित कर रहा है। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि लिखा गया, इसलिए यह यहाँ पे याद रखना है किसी धन आवेशित वस्तु द्वारा ही विक्षेपित हो सकता है। इससे रदरफोर्ड माना कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश परमाणु के भीतर एक छोटा सा भाग, मतलब एक केंद्र होता है, केंद्र में जो उपस्थित होता है, परमाणु का एक छोटा सा भाग है जो केंद्र में रहता है। तीसरा यहाँ पे याद रखना है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौटा है, अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर क्या वापस लौटा है ना। इससे रदरफोर्ड ने यह माना कि आवेश परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान यहाँ पे संकेंद्रित रहता है, इस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उस टाइम से हम यही समझा रहे थे, इसी को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि तथ्य क्या है, तो तथ्य तो आपको बता दिए कि पहले उन्होंने जब अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पे गुजारा तो अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, आर पार चले गए। इससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है। फिर दूसरे में क्या किया कि उसके मतलब केंद्र के तरफ से गुजारा तो प्यारे बच्चों जो अल्फा कण है विचलित होने लगी। इससे क्या पता चला कि अल्फा कण पे भी धन आवेश और परमाणु के नाभिक में भी धन आवेश होगा, तभी यह विचलित कर रहा है। और जहां ना अगर बात की जाए कि परमाणु का जो नाभिक है परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित है, तो इससे दो बातें पता चली। फिर उन्होंने फिर क्या किया, अल्फा किरणों को केंद्र की तरफ से गुजारा तो बहुत सारे ऐसे अल्फा कण तो विचलित हो गए, लेकिन कुछ अल्फा कण क्या हो गए, प्रकीर्णित होकर उसी रास्ते से वापस आ गए। तो उनसे यह पता चला कि परमाणु जो है केंद्र में है और एक सूक्ष्म भाग है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। अब परमाणु मॉडल की कमियां क्या है रदरफोर्ड के, ये आप लोग जान लीजिए। अब इन कमियों को दूर करने के लिए नील बोर साहब ने 1913 में दिया था, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं ना, वो भी पढ़ा देंगे।
तो याद रखिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां पाई गई। पहला क्या है कि रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इसके दो प्यारे बच्चों क्या है आपको ध्यान में रखना है कि इसके ये दो आपको बताने हैं कि ये क्या है, इसकी कमियां हैं, और इसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन है, नील बोर साहब है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। बहु पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा, बोलिएगा कि सर क्या हो गया। इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ लीजिए ब्रूस्टर का नियम क्या है। प्यारे बच्चों ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो प्यारे बच्चों किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आप बोलेंगे म्यू से। तो ये बराबर होता है किसके, तो प्यारे बच्चों ध्रुवण कोण, यानी प्यारे बच्चों याद रखना है कि ध्रुवण कोण के स्पर्श जाए यानी 10 IP के बराबर होता है। कितना, 10 IP के बराबर होता है। और यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, यही होता है हमारा क्या, तो ब्रूस्टर का नियम। तो ये तो ऐसे 2 नंबर में हो गया कि ब्रूस्टर के नियम को लिखें। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP के क्या होता है, स्पर्श ज्या के बराबर होता है, यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है, 10 IP होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि 5 नंबर में भी पूछे तो आप बना ले। ठीक है, प्रूफ करने चलते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये जो माध्यम है हमारा क्या है, पोलेरोइड है। ध्यान में रखिएगा, सभी बच्चों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि मजा आएगा पढ़ने में। ये हमारा क्या है, वो पोलेरोइड का माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और जेड, ठीक है, वाई और जेड मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि यहां से अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या, जो प्यारे बच्चों चारों दिशाओं में क्या होता है, कंपन करते हुए चलता है। देखिए ये जो प्रकाश है क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में कंपन करते हुए आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस पोलेरोइड से प्यारे बच्चों टकरा के क्या हो रहा है, ये ध्रुवित हो रहा है, यानी प्यारे बच्चों समतल ध्रुवित हो जा रहा है, यानी ध्रुवित प्रकाश हो जा रहा है। ठीक है, और जो प्यारे बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश है वो क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हो रहा है कि यहां से अपवर्तन भी हो जा रहा है। समझिएगा, अभी आपको सिद्ध करने भी आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे आपको देखने को मिला कि जो हमारी अध्रुवित प्रकाश आती है, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये कांच क्या है, ये हमारा सघन है। कांच क्या होता है, सघन होता है, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू, कम होती है। वायु क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे याद रखिएगा कि जब हमारी प्रकाश की किरणें क्या होती है प्यारे बच्चों, यहां पे आती हैं, ठीक है, और पोलरोइड से टकराती है, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ये अध्रुवित प्रकाश क्या होती है प्यारे बच्चों, ध्रुवित हो जाती है, और ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, और जो समतल ध्रुवित प्रकाश होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या हो जाती है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो होती है प्रकिरणित, मतलब कहने का मतलब अपवर्तित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश के परिवर्तन का नियम कि आपतन कोण का मान क्या होता है, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसके लिए क्या होगा, आपतन कोण, आपतन कोण का मान क्या होता है आई, और ये क्या होता है परिवर्तन कोण, इसका मान होता है आर। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के, आपने पढ़ा है ना, आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कोण आर के बराबर होगा। तो हम लोग इसको भी, अगर इसको आईपी माने हैं तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपी माने। जब कोण आई कोण आर के बराबर है तो कोण आईपी को हम क्या बाबू, कोणार को हम कोण आईपी मान सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए हैं, और ये हमारा क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, आप सभी से बता रहे हैं, सबसे पहले लिखिएगा स्नेल का नियम, है ना, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखिए। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, आपको कहता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर। ठीक है, क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो साइन आई की जगह पे हम क्या लेंगे, इसके लिए आपतन कोण यह है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये आपतन कोण है, और ये क्या है, परिवर्तन कोण है, यानी आर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, इसके लिए आपतन कोण ये है तो परिवर्तन कोण क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि अगर आपसे बोला जाए कि इस कोण आर का मान कितना होगा, बाबू आईपी, इसका मान तो आईपी दे दिया है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा इस कोण आर का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये क्या है, एगो सीधी रेखा है, और सीधी रेखा ऐसे ना है, एगो सीधी रेखा है अभिलंब, और इस पे पूरा ऐसे घुमा हुआ है ना, यहां तक। तो ये इतना मान लीजिए कि यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री। एगो सरल रेखा पे प्यारे बच्चों ऐसा बना कोण क्या कहलाता है, कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अगर हमको यहां से कोण आर का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहां से कोण आर का मान निकालना हो तो इसमें प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कोण आईपी भी जोड़ेंगे, और ये यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये एगो लंब है जिसका मान कितना है, 90 डिग्री है ना, ये देख पा रहे हैं कि एगो लंब है। तो यहाँ पे अगर हमको आर का मान निकालना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसमें कोण आईपी भी आएगा, कोण 90 डिग्री
डिग्री भी आएगा, कोण आर होगा, तब ये तीनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोण आर का मान लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, कोण आईपी है, कोण 90 डिग्री है, कोण आर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण आईपी प्लस कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण आर बराबर होगा ये कितना 180 डिग्री का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, कोण आईपी प्लस यहाँ पे क्या करेंगे कोण आर बराबर यहाँ पे 180 डिग्री है और 90 डिग्री उधर क्या जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोण आईपी प्लस कोण आर करें बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर हमको कोण आर निकालना है तो कोण आर इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री है, इधर आके क्या करेगा माइनस आईपी घट जाएगा, यानी क्या होगा इधर आईपी क्या करेगा कोण आईपी जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा घट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कोण आर का मान निकल गया। तो साइन आई यानी प्यारे बच्चों क्या आपतन कोण का मान क्या दिया है तो आईपी दिया है, आपतन कोण का मान आईपी है। तो यहां पे हम सीधे लिखेंगे कि म्यू है तो म्यू इक्वल टू है तो इक्वल टू साइन आई की जगह पे क्या आपतन कोण हमारा क्या दिया है, आपतन कोण हमारा आईपी है तो साइन आईपी लिख देंगे। ठीक है, बटा में क्या है यहाँ पे क्या होता है साइन आर होता है, यानी साइन आर की जगह पे हमने क्या निकाला कोण आर का मान क्या निकाला यहाँ पे निकाला 90 माइनस आईपी, है ना, यही ना निकाला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखेगा म्यू इक्वल टू साइन आईपी है तो साइन आईपी कर देते हैं, साइन आईपी है तो साइन आईपी हम कर देते हैं। और प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस है तो कॉस थीटा का जगह पे क्या है आईपी है तो आईपी। अब देखिए ये म्यू है तो म्यू, ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, है ना, और प्यारे बच्चों आईपी सेम है तो क्या हो जाएगा आईपी हो जाएगा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यानी हम क्या करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा कर देंगे टेन थीटा, यानी म्यू इक्वल टू क्या निकल के आएगा टेन आईपी, जो कि हमको यही ना प्रूफ करना था प्यारे बच्चों म्यू इक्वल टू टेन आईपी। तो ये आपको समझ में आया, एक बार बताइए समझ में आया, निधि प्रिया यादववंशी मनीष, चलिए समझ में आया। ये क्वेश्चन आ भी सकता है 5 नंबर में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि एगो मान लीजिए कि सरल रेखा है तो इस पे ये बना कोण कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो ये 5 नंबर में आ सकता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि केवल ये लंब है तो इस पे बना कोण कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। तो अगर आपको पता है, ये तो हम मतलब समझाने के लिए कोण आई कोण आर लिखे हैं, लेकिन कोण आई बराबर मतलब कोण आईपी बराबर क्या होगा, कोण जो आर होगा वो आईपी के ही बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण का मान क्या होता है परिवर्तन कोण के बराबर है। तो अगर हम आपतन कोण को आईपी लिख रहे हैं तो ये बराबर है, तो हम लोग परिवर्तन कोण को भी क्या लिखेंगे आईपी लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लंब है ना, तो इस पे प्यारे बच्चों 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्यारे बच्चों अगर हमको इस कोण आर का मान निकालना है तो इसमें आईपी भी ऐड करना पड़ेगा, 90 डिग्री भी ऐड करना पड़ेगा और आर भी, बस यहां पे निकाल दी है और यहां पे रख दिए हैं, तो हमारा क्या हुआ है आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच संबंध आपको स्थापित करना है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया कि क्रांति कोण क्या होता है, तो क्रांति कोण के लिए अभी जस्ट हमने आपको बताया कि क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच आपको संबंध स्थापित करना है। तो क्रांति कोण क्या होता है कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान, ध्यान में रखिएगा, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए क्या हो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, चला एक बार बता दीजिए आप लोग, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों क्या क्रांति कोण। क्रांति कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आईसी से सूचित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए क्या हो गया हमारा सघन हो गया और ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों विरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच में संबंध। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये क्या है हमारा सघन माध्यम, ये हमारा विरल माध्यम। पहला माध्यम मान लीजिए कि हमारा पहला माध्यम है, ये हमारा दूसरा माध्यम है। ठीक है, और पहला माध्यम का अपर्तनांक मान लेते हैं μ1 और दूसरे माध्यम का अपर्तनांक मान लेते हैं μ2। ठीक है, पहले माध्यम का अपर्तनांक μ1, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक μ2। ठीक है, और मान लेते हैं प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेते हैं θ2, है ना। अभी सब समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है,
आपको क्रांति कोण बता चुके हैं कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का कोण बना ले उसे क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। और आपको पता है कि नीचे सघन होता है, ऊपर विरल। तो प्यारे बच्चों को माध्यम 1 मान लीजिएगा, एगो माध्यम 2 मान लीजिएगा, ठीक है। और आपको लिखना है कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 है और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ये संबंध है और ये पूछा जाता है आपको कैसे ध्यान में रखना है कि लिखना है आपको क्या, माना माध्यम 1 तथा, ऐसे लिखेगा, माना प्यारे बच्चों, माना माध्यम 1 तथा 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है प्यारे बच्चों, माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, μ1 और μ2 है। तो यहाँ पे लिखिएगा μ1 और μ2 है, यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा μ1 और यहाँ पे लिखिएगा μ2 है, तथा ऐसे लिखिएगा, तथा माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 क्या है, सघन है। माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 क्या है, सघन है। तो लिखिएगा कि माध्यम 1 की अपेक्षा दो क्या है प्यारे बच्चों, सघन है। क्या लिखिएगा, दो क्या है, सघन है, ठीक है। माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 सघन है। और क्रांति कोण के लिए प्यारे बच्चों अपवर्तन कोण क्या है, 90 डिग्री है। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इतना क्रियाक्रम आपको लिखना पड़ेगा कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। हमको क्या करना है, तो प्यारे बच्चों अपवर्तनांक और क्या करना है प्यारे बच्चों, याद रखना, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बारे में के बीच हमको संबंध को स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित होगा, सबसे पहले आपको क्रांति कोण बना लेना है। क्रांति कोण क्या है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का कोण बना ले, हमारा हो गया क्रांति कोण। अब क्या करना है, एगो सघन माध्यम होता है, एगो विरल माध्यम में होगा। तो अब सघन माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल स्लो होगी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो माध्यम 1 मानेंगे, माध्यम 2 मानेंगे, और पहले माध्यम के μ1 मानते हैं और दूसरे माध्यम के हम लोग μ2 मानते हैं, ठीक है। इतना लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखने का जो तरीका है हम अभी आपको समझा देते हैं फिगर के माध्यम से, ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। कि माना माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 और μ2 है। सिंपल सा पहले लिखिएगा कि माना माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है μ1 और μ2 है, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब क्या लिखिएगा आप लोग, उसके बाद लिखिएगा कि जो माध्यम 1 है ना, माध्यम 2 की अपेक्षा क्या है, मतलब माध्यम 1 है, माध्यम 2 की अपेक्षा क्या है, यानी जो माध्यम 2 है वो क्या है, हमारा सघन है ना। याद रखना है कि प्यारे बच्चों माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 है वो क्या है, सघन है। माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 है सघन है। और क्रांति के लिए, क्रांति कोण के लिए बाबू, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखने के बाद से आप लोग लिखिएगा यहाँ पे स्नेल का नियम। क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिए। उसके बाद से लिखिएगा स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है प्यारे बच्चों, हम आपको बता देते हैं इधर साइड में। स्नेल का नियम क्या है, म्यू इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा में क्या होता है, साइन आर होता है। ये स्नेल का नियम होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा। तो हमारा क्या है, दो गो माध्यम है। ये म्यू का मतलब क्या, अपवर्तनांक माध्यम मान लीजिए। तो दो गो माध्यम है हमारा, μ1 और μ2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, μ1 माध्यम बटा में क्या हो जाएगा, μ2 माध्यम बटा में बराबर क्या होगा, साइन आई होता है। तो यहाँ पे साइन हम क्या लिखते हैं, साइन, है ना। आई की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आई का मतलब क्या, अपवर्तनांक कोण। यहाँ पे क्या होता है, अपना, यहाँ पे याद रखिएगा कि आपतन कोण की जाया बटा में अपवर्तन कोण की जाया। बाबू यही ना है, आपतन कोण की जाया। तो इसमें आपतन कोण क्या है, आईसी, और आईसी को हमने क्या माना है प्यारे बच्चों, θ2 माना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आईसी को हम लोग लिख देंगे θ2, ठीक है। θ2 लिख दिए, ठीक है, θ2, और इसको θ1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको θ1, तो θ2 है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन आर, यानी साइन आर का मतलब क्या, जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण की जाए, अपवर्तन कोण प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे θ1 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका θ1, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप कैसे लिखिएगा कि μ1 बटा में क्या हो जाएगा, μ2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले इसको गुणा करा देते हैं, ठीक है। कैसे, तो अगर हम μ2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, μ2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन θ2, है ना। साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बराबर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो μ1 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन θ1 हो जाएगा, साइन θ1। अब प्यारे बच्चों इसका मान रख के देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2
इंटू याद रखना है साइन थीटा टू, है ना। साइन थीटा टू का मान क्या है, आईसी है। साइन थीटा टू का मान क्या है, आईसी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आईसी, साइन आईसी, है ना। इसका मान क्या है बाबू, याद रखिएगा थीटा टू का मान क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे म्यू टू इंटू साइन थीटा टू। साइन थीटा टू क्या है, ये हमारा क्रांति कोण है, तो क्रांति कोण दे दिए, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे म्यू वन इंटू क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि साइन थीटा वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू है तो गुणा, ये म्यू वन है, और साइन है तो साइन थीटा वन का मान कितना है, तो ये हमारा थीटा वन है, इसका नाम मान कितना है, अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री है बाबू, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री हम यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे म्यू टू इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आईसी, है ना, ये साइन आईसी हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, म्यू वन इंटू साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, आप बताएंगे कि 1 होता है, तो म्यू वन इंटू वन हो जाएगा, ठीक है, म्यू वन इंटू वन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे म्यू टू और फिर इस म्यू वन को क्या करें, बटा के नीचे ले आए, तो म्यू वन हो गया, बराबर को उधर क्या बचा 1, और ये क्या है गुणा कर रहा है, तो इधर आगे क्या करेगा, भाग करेगा, यानी साइन क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक प्रकार का क्या है, तो अपवर्तन, यानी कहने का मतलब क्या, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच का ये संबंध है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 की अपेक्षा 2 का जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा, 1 बटा यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन आईसी होगा। और यही हमारा क्या है, संबंध है, जो कि आपके 5 नंबर में पूछ सकता है, और आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सभी का। सर कुछ नहीं आ रहा है समझ में, कैसे आएगा ग्लोबल स्पीड, ध्यान रहेगा तब तो आएगा। फिर से समझिए, फिर से समझिए। सबसे पहले अगर आपसे बोलेगा क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्रांति कोण को आईसी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, क्रांति कोण आपको पता है, बता दिए क्रांति कोण क्या होता है। क्रांति कोण का फिगर बना लीजिएगा। आपको पता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए क्रांति कोण के अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। कितना बार समझाए, तभी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो आपका गलती है, ठीक है। उसके बाद से आपको लिखना है कि एगो सघन माध्यम है, एगो विरल माध्यम है। माध्यम 1 मानना है, माध्यम 2 मानना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे माध्यम 1 को क्या मानना है, म्यू 1 मानना है, और माध्यम 2 को म्यू 2 बाबू क्या अपवर्तनांक मानना है। तो सिंपल सा इतना करके आपको लिखना है कि माना प्यारे बच्चों, आपको ऐसे लिखना है कि माना प्यारे बच्चों माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक माने हैं हम लोग, म्यू 1 और म्यू 2 माने हैं, ठीक है। तो लिखना है कि माना माध्यम 1 तथा माध्यम 2 का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है म्यू 1 और म्यू 2 है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। और जो माध्यम 1 है ना प्यारे बच्चों, याद रखने की माध्यम 1 माध्यम मतलब याद रखने की माध्यम 1 में माध्यम जो 2 है क्या है, माध्यम 1 की अपेक्षा क्या है, माध्यम 2 जो 2 है वो क्या है, सघन है बाबू। माध्यम 2 हमारा क्या है, सघन है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। इसी से हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, इनके बीच का संबंध निकल पाएगा। तो स्नेल का नियम भी पता होना चाहिए कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, यानी कहने का मतलब क्या, आपतन कोण की जाया बटा में क्या अपवर्तन कोण की जाया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा वही लगाए हैं और इसी को सोल्व किए हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आई की जगह पे क्या माने हैं प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, आपतन कोण होता है, तो यहाँ पे थीटा 2, और ये क्या होता है हमारा परिवर्तन कोण होता है, तो इसको थीटा 1 माने हैं। बस थीटा 1 थीटा 2 करके इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के थीटा 2 का मान क्या है प्यारे बच्चों, थीटा 2 का मान क्या है, क्रांति कोण। यहाँ पे क्या लिखे हैं कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री, तो क्रांति कोण हमारा क्या है, थीटा 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आईसी लिख सकते हैं। बटा में यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं तो म्यू 1 इंटू साइन थीटा 1 आया है, तो म्यू 1 इंटू साइन थीटा बाबू इसका मान कितना है बाबू, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण यानी थीटा 1 का मान कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। अब यहाँ पे म्यू 2 है और यहाँ पे इंटू साइन यहाँ पे आईसी है बराबर म्यू 1 इंटू 1 है, तो क्या करेंगे म्यू 2, और ये गुणा कर रहे हैं ना एक में, इधर आएगा क्या करेगा, भाग हो जाएगा, तो म्यू 2 बटा म्यू 1 हो जाएगा बराबर क्या, इधर एक बचा। अब ये साइन इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और यही तो है हमारा संबंध। तो इतना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, बिल्कुल बढ़िया लगा, एकदम मस्त लगा कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं। तो बाबू समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।